झील देख के मैं और साथ बली वापस बरसत आ गए। लंगर में तो वैसे ही सिग्नल्स नहीं है, लेकिन बरसात आके पता चला कि एक बार फिर यहाँ सड़क की तामीर की वजह से सिग्नल्स गायब हैं। तो ये फैसला किया कि आगे चलूँ। फंडर से आगे गज़र की आखिरी वादी यासीन जाना था, और रास्ते में गुपिस आना था जो कि बरसत से 89 किलोमीटर दूर था, और सड़क बिल्कुल कच्ची थी। इन कच्चे पक्के रास्ता से गुजर के जब गुपिस तक पहुंचा तो हिम्मत जवाब दे गई, और यासीन की बजाय वहीं एक अच्छे होटल में ठहर गया। आज के दिन में कच्ची सड़कों पर 120 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला चुका था और 4.5 घंटे से ऊपर हाइक कर चुका था। वैसे पिछले कई दिनों का सफ़र, हाइक्स और रोज़ की सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद के बाद अब मुझे कुछ आराम की ज़रूरत थी। अगले दिन मैं थोड़ा सा सफ़र करके यासीन पहुंच गया, लेकिन थकावट अभी उतरी नहीं थी, इसलिए इधर आके भी एक दिन आराम किया और जुम्मे की नमाज के अलावा होटल से बाहर नहीं निकला। 2 रातों और एक दिन के आराम के बाद मैंने यासीन वादी को देखना शुरू किया। यह वादी गुब्बिस के साथ ही है और एक ज़माने में चित्राल की वर्शिकुम रियासत का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी रह चुकी है। ये रियासत चित्राल के महतारों ने कायम की थी, और यासीन के महतार चित्राल के महतारों की तरह बहुत जंगजू हुआ करते थे। यासीन के महतारों ने सिख और डोगरा अफवाज से गिलगित में भी जंगें लड़ी थी। यासीन में मेरी मुलाकात शाह रहीम खान से हुई, और इन्होंने एक पूरा दिन मेरी मेहमान नवाजी भी की और मुझे यासीन वादी दिखाने के साथ साथ इसकी तारीख के बारे में भी बताया। शाह रहीम का यासीन में स्नो कैप्ड एडवेंचर क्लब है, जो हाइकिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग और आइस हॉकी जैसी एक्टिविटीज़ कराता है। ये साथ में अपना होटल भी बना रहे हैं और फैमिली टूर्स का इंतज़ाम भी करते हैं। इस दिन बारिश हो रही थी और ड्रोन को उड़ाना मुश्किल था, लेकिन क्योंकि ये साथ थे इसलिए मैंने इस दिन को ज़ाया नहीं करना चाहता था। सो हमने सफ़र का आगाज़ किया। यासीन में पहला मकाम जहाँ शाह रहीम मंजिल आए वो संदी गाँव में वाक़ मधुरी किला था। ये अब किला तो नहीं, लेकिन इसके खंडरात हैं। ये संदी विलेज, ये आप 1800 सदी से पहले ये बना तो बहुत पहले था, कह रहे हैं यहाँ के आबाओ अजदाद जो बता रहे होते हैं, और कुछ किताबों में इसका जिक्र है। 1862 में यहाँ पे जो लास्ट जो जंग लड़ी गई ना, तो तब से ये चीज़ से ये जो यहाँ पे ऊपर कुछ असरात में अभी आके दिखाऊंगा आपको। और ये जो है तब यहाँ का ये एंट्रेंस था, और इस जगह को मुंतखब करने का ये मतलब था कि रमीज़ भाई कि यहाँ से जो यासीन के जो चारों अतराफ़ जो नहीं है वो नज़र आएंगे। यहाँ के मुख्तलिफ़ रियासतें होती थी। उनजा अलग रियासत थी, गिलगित अलग रियासत थी, पुनियाल अलग रियासत थी, यासीन अलग रियासत। यहाँ पे मुख्तलिफ़ एतवार में मुख्तलिफ़ अटैक्स हुए। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं तिब्बतियंस का भी हुआ है, चाइनीज़ का भी हुआ है, रशिया का भी हुआ है, ठीक है ना। यासीन को अंग्रेज़ साम्राज्य के लिए लड़ने वाली डोगरा अफवाज से शिकस्त हुई, क्योंकि उनके पास बंदूकें थीं और यासीन के कबाइल के पास ज़्यादातर तलवारें, नेज़े और तीर हुआ करते थे। इसमें देखो तो छोटी छोटी दीवारें बनाए हैं लोगों ने, ठीक है ना। वो जहाँ से लोगों का ऊपर जाने का एक्सेस था उन्होंने रोका हुआ है कि और आप देखे थे वहाँ इजी लोग नहीं आ सकते थे, तब ऊपर नहीं जा सकते थे। जहाँ जहाँ पे थोड़ा जाने का उनको थोड़ा रास्ता था वहाँ पे उन्होंने देखो दीवारें बनाए हैं मिट्टी से। जी जी। और ये ओवरऑल ये साथ ये सारे दीवारें जो नहीं ये गिरा दिया गया है बाद में। अच्छा, ये वाला ये जो नीचे है। आगे जो फ्रंट में ना वहाँ पे कह रहे कि वो सिख डुकरे उधर होते थे, वहाँ से फायरिंग होती थी। फिर ये सामने उधर उस पार भी सिख डुकरे रह रहे थे। अंदर का कोई बंदा मिला हुआ था इनके साथ, ठीक है ना, जो सिख डुकरे थे उनके साथ। उन्होंने वो रास्ता दिखा दिया, यही रास्ता था, और इसी रास्ते के वो अंदर आ गए, जंग लड़ी गई तलवारों से, नीजों से, ठीक है ना। फिर इसी तरह होकर यहाँ पे तब शिकस्त हुई थी यहाँ के कबाइल को। यासीन के कबाइल को जंग में शिकस्त के बाद एक कत्लेआम का सामना करना पड़ा। जो लोग खुद नहीं लड़ सकते थे, यानी कि बूढ़े, औरतें और बच्चे, उन्होंने किले में बना ली हुई थी, और जब किला फतह हुआ तो उन सबको कत्ल कर दिया गया। उस वक्त के जो लोग थे यहाँ पे ना, उनको एक तो ये डर था कि जो नीचे घर होते वो बाहर के हमलावर जो होते थे वो घरों में घुसते थे, अच्छा। मारते थे उनको, वो अचानक उनके ऊपर अटैक हुआ करता। जब इनको पैगाम मिलती थी कि वो सिख डुकरे आ रहे तो फिर आप अपने महफूज पनाहगाह पे जाइए, तो तब उन लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे घर बनाए थे। कह रहे ये जो पत्थर आपको नजर आते हैं ना, ये नीचे दरिया के किनारे से लाए हैं, पनाह था, यहाँ पे लोग रह रहे थे। अब यहाँ पे ये है कि अगर बंदा थोड़ा वो कर लेना, रिगिंग करे नीचे, तो यहाँ इंसानी हड्डियाँ अच्छा आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। ये राख आपको नजर आएगा। कत्ल खर्च बहुत ज्यादा हुई थी तब यहाँ पे, और यहाँ के जो लोकल्स थे, यहाँ के जो लोग थे, तेरे के कोई 1400 के करीब लोगों को कत्ल किया इसके ऊपर। जंग में शिकस्त के बाद अगले 85 साल यासीन डोगरा ख़ानदान की कश्मीर रियासत का हिस्सा रहा, लेकिन यह गैर फितरी तसल्लुत एक दिन ख़त्म होना था। 1947 में जब अंग्रेज़ तकसीम हिंद करके जाने लगे, तब डोगरा ख़ानदान को अंग्रेज़ों की पुष्पनाही हासिल ना रही, और तब पूरे गिलगित बल्तिस्तान में GB स्काउट्स का एक मुसल्लह बगावत शुरू की, और इसमें लड़ने वालों में यासीन वालों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। फिर आखिर इस लश्कर ने डोगरा राज की फ़ौज को शिकस्त दी। हिंदुस्तानी फ़ौज ने डोगरा का साथ दिया तो GB स्काउट्स ने जवाबन पाकिस्तान से इल्हाक कर लिया।
गिलगित बल्तिस्तान के लश्कर और यासीन के मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ जो जंग जूत है, इनके पास दो ऑप्शंस थे ना, या तो ये पाकिस्तान के साथ जाए या इंडिया के साथ। कि तब एक मुआहिदा हुआ था कराची में इनके साथ, उस मुआहिदे में लिखा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ बैठना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तब कुछ नहीं दिया था, न कोई हथियार दिया है, न कोई फोर्स दिया है। तब गिलगित बल्तिस्तान यानी जीप स्कॉट होते थे, निजात तलवारों से इस एरिया को आज़ाद करा के उन्होंने दे दिया भाई पाकिस्तान को। डोगरा राज से सारा इलाका आज़ाद करवाने और पाकिस्तान को ये पूरा खित्ता प्लेट में रख के देने के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने आज तक नहीं अपनाया। आज तक न इसे आइन में सूबे का दर्जा दिया है और ना ही आज तक कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार के अवाना में आ सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि अब भी पाकिस्तान ने हमें तस्लीम, आइन में आप देखें, आइन में ही हम 4 सूबे आपको नजर आएंगे, मगर कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान आपको कहीं पे ना। फिर एक ऑर्डर के तहत हमें चलाया जाता है, उसको थोड़ा एमिटमेंट किया है। अब भी हम जो चिखे मारते हैं ना, ये कह रहे यार हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन आप दे दिया अपना असम्बलियों में, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में बैठना चाहते हैं। पाकिस्तान तो आपको पता है नॉर्थ को ही दिखाता है, आप उसका ग्लेशियर्स देखें, K2 देखें, पहाड़ी सिलसिले देखें, ठीक है ना, दरियाही सिलसिले देखें, बस दिखाता हमें है, और अपनाता नहीं। यासीन वादी का अगला गांव हमदर्द था। यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुका, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ज़रूर लिया। ये गांव मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त अमजद का आबाई गांव है। नज़र आने का इरादा कुछ साल पहले अमजद के साथ ही बनाया था, लेकिन तब कुछ मसरूफियात की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। फिर हुआ कुछ यूँ कि अमजद रोज़गार के लिए बैरून मुल्क चला गया और मैं बिलाखिर 2024 में अकेला ही यहाँ आ गया। लेकिन उसके दोस्तों और कज़न से मेरी यहाँ काफ़ी रहनुमाई और मदद की। शाह रहीम से मेरा रब्ता भी उसके एक दोस्त ने कराया था। अंदर में आपको यासीन के लोगों की आज भी जंग होने के सबूत मिलेंगे, और वो यूँ कि कारगिल जंग के कई शुहदा की कब्रें यहाँ मिलेंगी। इनमें सबसे मशहूर शान हैदर पाने वाले हवालदार लालिक जान का मकबरा है। लालिक जान का मज़ार यही है क्योंकि हमदर उनका हवाई गाँव है। लालिक जान के मज़ार को देख के मैं और शाह रहीम यासीन वादी के आखिरी गाँव दरकुट को देखने के लिए आगे चल पड़े। यासीन वादी का आखिरी गांव दरकुट है। यहाँ यासीन की सबसे बड़ी चोटी दरकुट चोटी भी है, लेकिन ऐसे मौसम ख़राब था और नीचे नीचे तक बादल थे, जिसकी वजह से चोटी नज़र नहीं आ रही थी। इस चोटी से 2 ग्लेशियर्स भी इस गांव की तरफ आते हैं और इनसे पानी पिघल के गमू पर झील बनती है। ये झील भी सर्दियों में जम जाती है और शाह रहीम का एडवेंचर क्लब इस पर आइस हॉकी के टूर्नामेंट्स कराता है। इस बारिश में ड्रोन उड़ाना काफ़ी खतरनाक था, लेकिन इन हसीन मनाज़र के लिए हमने खतरा मोल लिया। इसके लिए हमने सतह को हमवार करके एक छोटा सा लॉन्च पैड बनाया और उसी से ड्रोन को उड़ाया और उसी पे वापस उतारा। बारिश के दौरान ही हमने ड्रोन को झील और बेसिस के ऊपर उड़ाया और वापस खेतों की तरफ आ गए। एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जहां आपको खेत, पहाड़, ग्लेशियर्स, नहरें, घास चरते हुए घोड़े और मवेशी नजर आएंगे। अगर पिछले दिनों की तरह इस दिन भी धूप होती तो और भी कहीं ज़्यादा अच्छे मनाज़र नजर आते और उनमें दरकुट चोटी भी होती।